पुलिस को चर्सी से कोई खास जानकारी नहीं मिली, पर उसने पुलिस को एक अहम सुराग दिया। उसने सूटकेस ट्रेन में डोंबिवली स्टेशन से देखा था। डोंबिवली और आसपास के सबर्ब्स में पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। सारे इलाके में मृतक की तस्वीरें चिपकाई गई। देखो, तुम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। समझने समझाने का वक्त खत्म हो गया। आज के बाद तुमने उस लड़की के साथ कोई भी रिश्ता रखा तो समझो तुम्हारा भी वक्त खत्म हो गया। थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। तुम्हें बर्बाद करने में कोई भी वक्त नहीं लगेगा। चुटकियों में हो जाओगे, जानते हो ना तुम। इस दुनिया में हर इंसान का अपना वजूद होता है, अपनी एक खास जगह होती है और वो जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता। बात जब रिश्तों की आती है और खासकर मर्द और औरत के बीच के रिश्ते की, तो किसी की जगह लेने की कोशिश खतरे से खाली नहीं है। जाहिर है किसी को चोट पहुंचने वाली है और किसी को दर्द होने वाला है। 14 मार्च 2011 मुंबई। Woodhill Station, Sandus Road. इस औरत की लाश सुबह तक सैंडर्स रोड स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़ी रही। फिर एक यात्री ने रेलवे पुलिस को सूचित किया। सर, मोती बौखला गया है, किसी एक दिशा में नहीं जा रहा है। रेलवे प्लेटफॉर्म है, पब्लिक प्लेस, काफी मूवमेंट हुई होगी यहाँ पर। सर, बॉडी के ऊपर कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं है, कोई भी पर्सनल आइटम्स नहीं है। मौत कैसे हुई होगी? शायद गला दबाकर। उतर। सर, काफी बड़ा सूटकेस है, पता करो कौन सी दुकान से खरीदा है उसे। ओके सर। एक सनसनीखेज मर्डर। इस केस का नाम सूटकेस मर्डर पड़ गया था। लाश पर कोई भी ऐसी निशानी नहीं थी जो उसकी पहचान करा पाती। पुलिस को किसी भी दिशा में जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। टोटली ओपन केस। कंफर्म है, गले को हाथों से दबाया गया है। और कोई चोटें? रीढ़ की हड्डी पर 2 फ्रैक्चर हैं। मतलब मर्डर के पहले इस तरह पीटा गया था कि इसके पीठ की हड्डी टूट गई। शायद ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि लाश को सूटकेस में फिट करने के लिए हड्डी तोड़ी गई, और वो भी मर्डर के बाद। सर,
सर वो सूटकेस बनाने वाली दुकान कुछ पता नहीं चल पाया। एक काम करो, इस औरत का अखबार में फोटो छाप दो, कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन इस औरत के बारे में हमें मिल ही जाएगी। सर एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी। जी कहिए। ये औरत प्रेग्नेंट थी, 4था महीना था। रेलवे पुलिस मुंबई। सर मैं विजय साहनी बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ बोलिए। सर आपने जो अखबार में फोटो दी है वो मेरी बहन है सर। दिव्या सचदेवा नाम है उसका। मैं पिछले 1 महीने से उसको ढूंढ रहा हूँ। दिल्ली देखा, हरियाणा देखा, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। शादीशुदा थी वो? कहने को शादीशुदा थी पर एक्चुअली फंसी हुई थी। गायब क्यों हुई थी और कब हुई थी? उसने अपना घर छोड़ दिया था। आपको कैसे पता? उसके पति ने मुझे बताया था। उसके पति पर आप यकीन करते हैं? ऐसा लग रहा था कि आखिरकार लावारिस लाश की पहचान हो गई थी, पर जो दिखता है अक्सर ऐसा होता नहीं। पता चला कि यह एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था और यह लाश अब भी लावारिस ही थी। सर ये मेरी बहन नहीं है। क्या? पर तुम्ही ने तो कहा था कि सर इसकी शक्ल हूबहू मेरी बहन से मिलती है, लेकिन ये मेरी बहन नहीं है। घूम फिरकर केस फिर उसकी लावारिस चौखट पर आ पहुंचा। वही सवाल फिर गूंज उठा, कौन थी ये औरत? इसका कत्ल क्यों हुआ था? रेलवे पुलिस अब यह पता लगाने में जुट गई कि यह लावारिस लाश मुंबई के सैंडर्स रोड स्टेशन पर पहुंची कैसे। पुलिस के खबरी सुरागों को सूंघने के लिए तैनात किए गए। इस जुर्म की बदबू को पहचानना आसान नहीं था। आखिरकार उस आदमी का पता चल गया जो वो सूटकेस सैंडर्स स्टेशन पर छोड़ गया था। साहब माफ कर दीजिए साहब। चिलम की कसम साहब, अब उन्हें सिर्फ बैग चुराया था साहब। काफी भारी था, इससे लगा कि काफी माल होगा साहब। साहब ने जब बैग खोला तो अंदर लपड़ा था साहब, इसलिए अपन वहीं से कट गया साहब। साहब अपन ट्रेन में अकेले भटक रहे था साहब। डोंबी वाली में साहब अपन ने उस बैग को देखा साहब काफी बड़ा बैग था। अपन को लगा उसमें काफी माल होगा साहब। खाली पड़ेला था साहब अपन सामने बैठा था साहब, बिल्कुल सामने। दादर स्टेशन तक कोई मक्की तक नहीं भटकी थी साहब। तभी अपन ने सुपड़ी में हाथ मारा और सैंडर्स रोड पर कल्टी मार गया साहब। सर ये जर्सी तो बर्बाद लगता है। सर इसमें इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि ये किसी औरत का खून कर दे। डोंबिवली पोद्दार थाना डोंबिवली हमारा टारगेट एरिया होना चाहिए। पुलिस को जर्सी से कोई खास जानकारी नहीं मिली, पर उसने पुलिस को एक अहम सुराग दिया। उसने सूटकेस ट्रेन में डोंबिवली स्टेशन से देखा था। डोंबिवली और आसपास के सबर्ब्स में पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। सारे इलाके में मृतक की तस्वीरें चिपकाई गई। हेलो पुलिस स्टेशन जी, मैं जीनत हुसैन बोल रही हूँ मुंब्रा से। जीनत हुसैन? जी मैंने ही आपको बुलाया था, वो उस तस्वीर वाली औरत के बारे में बात करनी थी आपसे। जी बताइए क्या जानती है इस औरत के बारे में? जी ज्यादा तो कुछ नहीं याद है मुझे इसके बारे में। तो क्यों बुलाया हमें? देखिए पहले एक आदमी ने गलत चेहरा पहचान कर हमारा काफी वक्त बर्बाद किया है।
मैं इसके कपड़ों को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ और अपनी कारीगरी को तो और भी अच्छी तरह से पहचानती हूँ। इसने जो ड्रेस पहन रखा है वो 1 हफ्ता पहले मैंने ही सिला है। ये देखिए, उसका बचा हुआ कपड़ा भी है मेरे पास। आपा, जरी का काम बॉर्डर पर और गले पर कैसा रहेगा? बहुत बुरा लगेगा। अरे कहाँ बाबा आदम के जमाने की बात करती है। मैं तेरे लिए एक नए डिजाइन की ड्रेस बनाऊंगी। अरे तेरे तो होश ही उड़ जाएंगे। ठीक है आपा, अब आपसे क्या बहस करना। आप यहाँ की सबसे अच्छी कारीगर मानी जाती हैं। और सबसे बुजुर्ग भी। अरे बाबा आदम के जमाने से कर रही हूँ ये बिजनेस। नाम क्या था इस औरत का? नाम और पहचान की बात तो नहीं हुई थी, लेकिन ये पक्का है कि वो इस मोहल्ले में नई नई आई थी। इससे पहले तो उसे कभी देखा ही नहीं था। आप पक्का कैसे कह सकती हैं कि वो औरत यही है? ये कुर्ती मैंने सिली है, 16 आने मैंने सिली है और ये इस औरत पर फिट बैठती है, इसीलिए ये औरत भी वही है। हर औरत की फिटिंग अलग होती है। सर ये औरत यहाँ की नहीं हो सकती। क्यों? सर अगर यहाँ की होती तो कोई ना कोई तो पहचान लेता। और सर ये जीनत आपा बहुत बूढ़ी हो चुकी है। सर मुझे लगता है सठिया गई से कुछ पता नहीं है। सर सिर्फ गोली दे रही है। हो सकता है, लेकिन आगे जाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। एक काम करो, मुमरा में हमारे जितने भी खबरी है सबको एक्टिवेट कर दो। उधर अगर ये औरत यही की थी तो ये केस भी यही खत्म होगा। राइट सर। उम्मीद की एक और किरण उभर आई थी। वो औरत शायद पहचानी जाने वाली थी, पर नहीं। पुलिस की सारी कोशिशें ढेर हो रही थी, पर बाबा आदम के जमाने की जीनत आपा की बात 16 आने सही थी। साहब, इस लेडीज का नाम रुखसार उल हक है। आखिरकार पुलिस को मृतक का नाम पता चल गया, रुखसार उल हक। तुझे कैसे मालूम? अब साहब आपने बताया ना कि 24-25 साल की थी, पेट से थी वो। कोई आता पता है ना साहब? 138/12 सैफुद्दीन नगर में। इधर ही साहब मुंबरा में रहती है। कोई घर वाले पति? 2 महीने से वो अपनी पति के साथ रह रही थी। तो उसका पति कहाँ है? अब साहब घर पे ताला बंद है। अभी वो लोग इस इलाके में नए नए आए थे। अच्छा, तो तुझे कैसे पता चला रे? हाँ? साहब, पड़ोसियों ने बताया कि उसका पति केम हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर है। नाम है सादिक उल हक। सादिक उल हक। आप बेशक हमारा रजिस्टर चेक कर सकते हैं। सादिक उल हक नाम का कोई भी डॉक्टर हमारे एम्प्लॉयमेंट में नहीं है और ना कभी था, और डेफिनेटली मुंब्रा इलाके से तो बिल्कुल भी नहीं। पुलिस तुरंत सादिक उल हक के घर पहुंची। यहाँ अखबार कौन पढ़ता है साहब? ये जो जनानी थी ना रुखसार, वो कभी किसी से बातचीत नहीं करती थी। जब देखो वो घर पर ही बैठी रहती थी। अरे सर, उसका शौहर भी किसी से मिलता जुलता नहीं था सर, लाट साहब की तरह रहता था। सुना है बड़ी डिग्रियां विग्रियां थी उसके पास। नाक तो उसकी आसमान की तरफ ही रहती थी। किसी ने तो बात की होगी कभी, कोई रिश्तेदार या कोई तो घर पर आता जाता होगा। जी नहीं साहब। तोड़ दो। सर इस रेलवे टिकट के अलावा और कुछ नहीं मिला। 16 फरवरी मोतिहारी से मुंबई। हो सकता है ये जोड़ा बिहार से हो, मोतिहारी इलाके का। नंबर उधर पता करो, ये नंबर किसका है। हेलो, फरमाइए। कौन बोल रहा है? हम मुनाफ हुसैन दवा वाला बोल रहे हैं साहब। अच्छा, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। सादिक है क्या वहाँ पर? अरे भाई कौन सादिक? सादिक उल हक, जो मुंबई में रहता है, मुमरा इलाके में, रुखसार के शौहर। अच्छा, अपने डॉक्टर साहब? हाँ वही है। क्या उधर? अरे भाई वो यहाँ क्यों होने लगे? तो कहाँ मिलेगा? उनके बारे में तो तौसीफ या सभी भी कुछ बता सकते हैं। और ये दोनों कहाँ मिलेंगे? अरे साहब, ये हकीम खाना है, कोई डाक खाना नहीं। जितना मालूम था उतना बता दिया। अब कुछ दवा दारू चाहिए तो बताइए, वरना फिर अल्लाह हाफिज। कुछ पता चला? सर 2 नाम बताए हैं, तौसीफ और शबीब।
दोनों को अंदर ले लो। हाँ बोलो अशरफ। साहब, शबीब और तौशीफ ये दोनों डॉक्टर सादिक के चचेरे भाई हैं साहब। फिलहाल ये दोनों है कहाँ? जिमनानी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में साहब। जिवनानी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से पुलिस ने सादिक के दोनों चचेरे भाइयों तौशीफ और शबीब को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। सुराग मिलते जा रहे थे पर मंजिल अभी बहुत दूर थी। इस बात का कोई अंदेशा नहीं था कि रुखसार का कत्ल क्यों हुआ था और उसकी लाश को एक सूटकेस में डालकर कहां ले जाया जा रहा था। इस केस ने मुंबई रेलवे पुलिस की नींद उड़ा दी थी। आखिरकार काली रात खत्म होने के आसार नजर आए। तौसीफ और शबीब बोल पड़े। सादिक कहाँ है? हीना के साथ है सर। गर्लफ्रेंड? बेगम सर, सादिक भाईजान की दूसरी बेगम सर। लेकिन आप कल ही तो लौटे हैं। काम ही कुछ ऐसा है, मुझे सुबह तक इंदौर पहुंचना है। फिर हम मुंबई आए ही क्यों? आधे से ज्यादा वक्त तो आप इंदौर और न जाने कहां कहां रहते हैं। आप करते क्या है दरअसल वहां? क्या मतलब है क्या करते हैं? डॉक्टर हूँ, लोगों का इलाज करता हूँ, और क्या करता हूँ? आप डॉक्टर कम और बिजनेस करने वाले ज्यादा मालूम पड़ते हैं। हर डॉक्टर एक बिजनेसमैन भी होता है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती ना तो तुम्हें ये सब बातें समझ में आती। खैर, अपनी अपनी किस्मत, क्या कर सकते हैं। सादिक, मेरा तीसरा महीना चल रहा है और इस जगह मैं एक परिंदे को भी नहीं पहचानती। मुझे बहुत डर लगता है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि चलो मायके छोड़ दूं तुमको, लेकिन तुम हो कि मना करती रहती हो। मैं क्या कर सकता हूँ? आपसे शादी मैंने मायके में रहने के लिए नहीं की है। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ सादिक, सिर्फ हम दोनों। और पता नहीं फिर ऐसा मौका कब मिले। सादिक, मतलब सादिक अपनी बीवी रुखसार को धोखा देकर एमपी में अपनी दूसरी बीवी हीना से मिलने जाता था। दरअसल सादिक भाईजान अपनी शादी से पक चुके थे और रुखसार से तंग आ चुके थे। और एक दिन रुखसार को पता चल ही गया है? बस बस बस। उस दिन सादिक खंडवा में अपनी दूसरी बेगम हिना के साथ था। हाँ रुखसार बोलो। आप मुझे यहाँ लेने आ जाइए जल्दी। क्या मजाक कर रही हो? इस वक्त मैं कैसे आ सकता हूँ? मैं खंडवा में हूँ। मैं भी खंडवा रेलवे स्टेशन पर ही हूँ, जल्दी आइए। तुम खंडवा स्टेशन पे क्या कर रही हो? सर, सादिक भाईजान की प्लानिंग हमेशा टिप टॉप रहती थी सर। दूसरी शादी में उन्होंने फर्स्ट क्लास छुपा के रखी थी, लेकिन भाभी जान ने पता लगा ही लिया सर उसके बारे में। और फिर वो धमकियां देने लगी और बात में पुलिस के पास जाने की बातें करने लगी। अगर आपने अभी के अभी उस के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ा तो मैं आपका जीना हराम कर दूंगी। हिना को छोड़ना मेरे लिए नामुमकिन है। वो भी मेरी बीवी है। अच्छा, तो मैं कौन हूँ? और ये जो मेरे पेट में पल रहा है ये कौन है? अगर तुमने उससे अपना रिश्ता नहीं तोड़ा ना तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। बस करो। तुमसे शादी करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तुमसे शादी करनी नहीं चाहिए थी। मैं उस 2 टके वाली जितनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, मगर मेरे हक क्या हैं ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे वो मेरी तो क्या, मेरी जूती की जगह भी लेने के लायक नहीं है। मैं तो सीधा केस करूंगी। केस? हाँ, केस करोगी तुम? धमकी दे रही हो तुम मुझे? हाँ, मैंने सिर्फ दी है, आप तो बेवफाई कर चुके हैं। मुझे पता है तुम ऐसा कुछ भी अनाप शराब नहीं करोगी। आप मेरे बारे में अच्छे से नहीं जानते। आप बस देखते जाइए कि मैं क्या करती हूँ। जब पुलिस में मामला दर्ज होगा ना तब आएंगे आपके होश ठिकाने। सर, पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम जैसा कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। बस बहुत हो गया। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। मैं इस औरत के साथ और नहीं जी सकता। मैंने तो आपको पहले ही कहा था भाईजान, भाभी अपने बराबर की नहीं, निकाह मत कीजिए। आप सुनते नहीं है ना किसी की। अब झेलिए। बस
निकाल रहा हूं मैं उसे अपने घर से, अपनी जिंदगी से। लेकिन गांव वाले से क्या बोलेंगे आप भाईजान? बोल दूंगा भाग गई। आप कमाल करते हैं भाईजान। एक झूठ तो आप गांव वालों को बोल चुके हैं कि आप मुंबई में एक डॉक्टर हैं, लेकिन गांव वालों को आप ये नहीं बोल पाएंगे कि एक 4 महीने की गर्भवती औरत कहीं भाग गई। हजारों सवाल पूछेंगे लोग, उंगलियां उठाएंगे आपके ऊपर। उंगलियां नहीं उठेंगी तौसीफ, क्योंकि अगर उंगलियां उठेंगी भी ना तो दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि रुखसार दिखाई नहीं देगी। आप क्या कहना चाह रहे भाईजान? तुम दोनों मेरा साथ दोगे ना? मार्च 2011 को सादिक ने यह निश्चित किया कि रुखसार अपने घर से बाहर ना जाने पाए ताकि पड़ोसियों को उसकी मौजूदगी के बारे में पता ना चले। ओ अच्छा, तो ये पहले से प्लानिंग थी? सर हम चाहते थे कि सादिक भाईजान एक अलग जिंदगी जीना चाहते हैं, और ये औरत रुखसार ने जीना आराम कर दिया था सर उनका। खत्म, रात हो जाए बस। भाईजान लास्ट में फिट नहीं होगी। फिट होगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये अंबरनाथ से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जाने वाली आखिरी लोकल है। ये गाड़ी सभी स्टेशनों पर रुकेगी। सर हमारा प्लान था कि हम सूटकेस को आखिरी लोकल में छोड़ देंगे सर। सर रुखसार भाभी और भाईजान को मुंबई आए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। भाभी जान और भाईजान को कोई नहीं जानता था सर। हमको लगा उनको कोई नहीं पहचान पाएगा सर। उन लोगों को कोई पहचानता ही नहीं था सर। सादिक को खंडवा में धर लिया गया। सादिक को रुखसार का कत्ल करने का रत्ती भर का अफसोस नहीं है। आखिरकार रुखसार की लाश को दफना दिया गया है। रुखसार एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रही थी और अपनी इसी कोशिश के चलते वो अपनी जान गंवा बैठी। किसी के साथ जबरदस्ती जिंदगी बिताना कोई जिंदगी नहीं होती। रुखसार जान चुकी थी कि सादिक उसका नहीं है और शायद उसका कभी था ही नहीं। जरूरी था कि वो अपने साथ हुए धोखे को समाज के सामने रखे और अपने हक के लिए लड़े, प्यार के लिए नहीं। दर्द जरूर होता लेकिन जख्म भर जाते, पर जिंदगी तो नहीं गंवानी पड़ती। हर जुर्म दस्तक देता है। ध्यान से सुनिएगा, जानें बच सकती हैं। फिर मिलेंगे। जय हिंद।